साइकिल पर सवार होने की तैयारी कर रहे अखिलेश यादव के साथ भी आपकी करीबियां बहुत पहले से लोग जानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ दोबारा से मिलना जुलना शुरू हो गया है? चुनाव नजदीक भी है, साइकिल पर सवार होने का आपका इरादा हो रहा हो? योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे तो संसद में सभी आवाज उठाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी मछुआरों की आवाज पहले भी आरक्षण की उठाती रही। सोच विचार के साथ आप बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए का दामन आपने थामा, तो एनडीए के साथ जुड़ने के साथ में वो विचारधारा जो आपकी रही निषाद समाज के लोगों के लिए, क्या वो सोच पूरी हुई? पहले दलितों ने, पहले संविधान ने, वो भगवान भरोसे थे, दलदल में थे, लेकिन संविधान में आया और संविधान में उनको व्यवस्था दी गई। पहले दलित भाई अपना उठाते थे कांग्रेस का झंडा और खाते थे पीठ पर डंडा, बंद चलता था कांग्रेस का धंधा और बेचारे उठाते थे टोकरी गंडा। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और शायद इन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं संजय निषाद जी, जो कि न केवल निषाद समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन निषाद समाज के लोगों की आवाज़ वो हमेशा से बुलंद करते आए हैं। और ख़ास तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका कद अपने आप में बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो सबसे पहले सवाल कि जब हम शुरुआत करें उसके साथ मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। बहुत बहुत बधाई आपके न्यूज़ इंडिया चैनल के श्रोताओं को, आपकी टीम को और आपको भी बधाई देता हूँ। संजय जी, एक सवाल ये जहन में आता है कि साल 2026 का समय चल रहा है, लगभग इसी समय में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में, तो वैसे में उसके लिए आपकी पार्टी की तैयारी क्या है? और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि कुछ चेहरों को बदला जाएगा, कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। इस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो आपने 2027 की बात की, 26 चल रहा जी, तो हमारे लोग त्रेता युग से ही खेवन में हार रहे, चाहे भगवान राम रहे हों, उनको पार किया, सपा बसपा कांग्रेस को भी पार किया जी, और इस देश के राष्ट्रवादी हैं निषाद, 24 कैरेट के। अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतार के भी उन्हें इस देश को आज़ाद करा के भी पार उतारा। तो ऐसे में इनकी आबादी 18% है और ये बहुत ही पहले उपेक्षित थे। ज़मीन जायदाद अंग्रेजों ने छीन लिए, कानून बना के उजाड़ दिया, देश की आज़ादी में सबसे अग्रणी भूमिका थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार 1949-50 के अनुसार ऐसे 578 जातियां पूरे देश में हैं जिन्होंने देश को आज़ादी में अपना सब कुछ खोया है। आज़ाद हुआ, संविधान बना, उसमें पहली बार में कमेटी ने रिपोर्ट दिया इनको 74 टाइप्स की व्यवस्था दी जाए और इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा पिछली सरकारों ने कि उजड़े लोग थे, अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था, इन्होंने भी कोर कसर नहीं छोड़ा। ये देश में आज़ादी का लाभ तो ले लिया इन लोगों ने, लेकिन इनको किनारे कर दिया और संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी इनको ऐसी जातियों को विकास की मुख्यधारा में सीधे लाई जाए। उसको नाम है जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था। तो ये उजड़े लोग हैं, इन्हें विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको जाना जाए। और ये विमुक्ति मतलब ये नोटिफिकेशन था अंग्रेजों का कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा है, ये नोटिफिकेशन किया था इनको जनजात अपराधी घोषित को। इसको देश आज़ाद हुआ 5 साल 16 दिन बाद ये जातियाँ आज़ाद हुई। 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये जातियाँ उस काले कानून का दंश झेल रही। 26 दिसंबर 1926 जनवरी 1950 को भी संविधान बन गया, फिर भी वो काला कानून नहीं हटा। 5 साल 16 दिन ऐसी जातियाँ देश में गुलाम रहीं। जब 31 अगस्त 1952 को जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया तब जाके वो काला कानून हटा, वो नोटिफिकेशन हटा डीनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में। तो ऐसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स के 5 जातियाँ जो 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में रोड पर, पाइपलाइन, पॉलीथीन, नदियों में, जंगलों में, छोड़ी चौक, ये सब झुग्गी झोपड़ी में पाए हैं। ऐसी जातियाँ अब जाग गई हैं। आप जैसे मीडिया चैनल, पत्रकार, अखबार, हम जैसे नेता जगह, ये बहुत मायने रखता है। अब इनके दिमाग में है कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, उनको मत आने दो। सपा बसपा के सहयोग से 10-14 साल सरकार चलती रही केंद्र की, इनको भी मत आने दो। ये लोग धोखेबाज लोग हैं और इस पर मोदी योगी पहल कर रहे हैं, इनको लाने की कोशिश करो। तो इसलिए जातियाँ जब से जुड़ गई हैं मोदी जी के साथ, तब से जीत अच्छी सुनिश्चित हो गई। 2018 में आया, तो अभी जुड़े रहेंगे आप? जब 2019 में जब आया, देखा होगा कि मैंने ऐतिहासिक जीत दी थी गोरखपुर में।
जब आपने देखा होगा 2017 में सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई थी, हाथी और पंजा साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई थी, तो हम उस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे 4, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, चारों सपा बसपा को एक किया हम लोगों ने, और पीस पार्टी, निषाद पार्टी, 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा और एक बड़ा ऐतिहासिक जीत हुआ गोरखपुर, फूलपुर, चारों उपचुनाव भाजपा हार गई थी। लेकिन इन लोगों का अहंकार भर गया, फिर ये दोनों लोग फिर उसी हिसाब से कि न उन्हें दलितों से मतलब है, न उनको पिछड़ों से मतलब है, बस खाली उनके अपने लोगों से मतलब है। नतीजा क्या हो, 2019 में हमें भाजपा के साथ आना पड़ा और भाजपा ऐतिहासिक जीत हुई। सपा बसपा एक हुई, 2019 में चुनाव लड़ी, फिर भी ऐतिहासिक जीत हुई। 2022 हुई। चर्चाएं चल रही थी कि आप साइकिल पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ भी आपकी करीबियां बहुत पहले से लोग जानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ दोबारा से मिलना जुलना शुरू हो गया है, चुनाव नजदीक भी है, साइकिल पर सवार होने का आपका इरादा हो रहा हो? देखिए, हमें साइकिल ने दरवाजा बंद किया तब हमें भाजपा के साथ आया जी। भाजपा जिस दिन दरवाजा बंद करेगी उस दिन विकल्प खोजना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, या जो भी हमारे समाज के लोग निर्णय लें। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि भाजपा इस तरीके का कोई काम करेगी, क्योंकि इसमें राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और राम मंदिर तो बना तभी जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले ही भाजपा की सरकार थी। धारा 370 खत्म हुआ, बड़े बड़े मुद्दे हल हुए। तो अगर राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है तो भगवान राम को उतारने वाले निषाद राज के वंशजों को भी पार उतारेगी। और इनका जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण देने, इनका बड़ा मुद्दा है कि हम संविधान की सूची में जब देश आज़ाद हुआ तो 1931 में जब सेकेंड इंडिया एक्ट बना और हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के गर्दन पर तलवार रख के लिखवाया कि भाई हमें उजाड़े हो ना, हम गुरिल्ला युद्ध में सबको साफ करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने एक पंचायत की, मतलब समझौता किया निषादों के साथ कि भाई हम वापस करते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट की सूची बनी, तो हमारे लोग उसका हिंदीकरण करवाया कि अनुसूचित मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाए ऐसी जातियां जो जाति में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जमीन या आर्थिक स्रोतों में नीचे हों, ऐसे बच्चों को, ये लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, कि इनके बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, इनको विकास की धारा में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही था कि निषादों का आरक्षण। योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो संसद में सभी आवाज़ उठाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी मछुआरों की आवाज़ पहले भी आरक्षण की उठाती रही। अब तो सरकार में है, अगर 10% आरक्षण अपर कास्ट का दिया, 33% महिलाओं का लिखा, तो हमारे समाज को पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है और करेंगे तो मोदी योगी करेंगे। इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को मेरा साथ समाज में हमको उम्मीद है, इसीलिए हम लोग हैं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को। और बाकी पार्टियां साथ रहीं, सपा बसपा कांग्रेस रहीं, लेकिन इनको उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया, बल्कि इनको मूर्ख बनाती रहीं। तो ऐसे में अभी हम लोगों का, हमारे समाज का है कि आरक्षण के मुद्दे पर हमें भारतीय जनता जो पार्टी सोच विचार के साथ आप बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए का दामन आपने थामा, तो एनडीए के साथ जुड़ने के साथ में वो विचारधारा जो आपकी रही निषाद समाज के लोगों के लिए, क्या वो सोच पूरी हुई जो आप सोच करके आए थे कि उनके लिए हम ये करेंगे, उनके लिए हम ये करेंगे, क्या वो सपने साकार हुए? और दूसरी चीज़ ये भी कि निषाद समाज का जिक्र आपने करते हुए ये शुरुआत में बता दें कि 18% निर्णायक भूमिका निषाद समाज के लोगों के पास है। और इस समाज को अगर एक साथ लेकर के चला जाए, इस राजनीति के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए, तो एक बड़े वोट बैंक को चेंज करने के लिए पूरी तरीके से सफल तौर पर काम करती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि अब आगे रणनीति क्या रहेगी चुनाव में? देखिए, हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, हम लोग कुछ किसी को वादा नहीं करते हैं जी। हम उनको रास्ता दिखाते हैं। पहले वो भगवान भरोसे थे, अभी कहते हैं भी संविधान के भरोसे आओ। भगवान है साथ में, लेकिन संविधान पर भरोसा करो। और संवैधानिक व्यवस्था में जो अधिकार है, लोग पहले दलितों ने, पहले संविधान ने, वो भगवान भरोसे थे, दलदल में थे, लेकिन संविधान में आया और संविधान में उनको व्यवस्था दी गई, तो और संवैधानिक अधिकार लिया उन्होंने, अपना टोपी झंडा नारा लगाया। पहले दलित भाई अपना उठाते थे कांग्रेस का झंडा और खाते थे पीठ पर डंडा, बंद चलता था कांग्रेस का धंधा, और बेचारे उठाते थे टोपकरी गंडा। लेकिन नतीजा क्या हुआ देखो, अपना नीले रंग का झंडा ले लिया, रुमाल लिया, जय भीम का नारा लगाया, अपना वोट इकट्ठा किया। वोट की चोट से, वोट की ताकत से उसने अपने संविधान में मिला हक लिया। हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, तो अपने समाज को यह बताने में हम कामयाब रहे कि भाई अब जब तक उठाओगे बेईमानों का झंडा, तब तक तुम पीठ पर खाते रहोगे डंडा, और चलता रहेगा इन बेईमानों का धंधा, और तुम हमेशा बनते रहोगे अंधा।
मत बनो अंधा, ले लो मोटा डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, अब बंद कराओ बेईमानों का धंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। तो मेरा समाज अब जय निषाद राज का नारा बोल रहा, सभी लोग बोलते हैं। हाँ। मोदी, योगी, अमित शाह जी। तो मेरा जो झंडे का स्वागत करो भाई है, जो मेरे झंडे का, मेरे नारे का स्वागत करो भाई है, जो मेरे समाज को सम्मान दे मेरा भाई है, जो मेरे समाज का पहचान दे वो भाई है, जो मेरा संवैधानिक अधिकार दे भाई, जो मेरे झंडे का विरोध करे, जो जय निषाद राज नारे का विरोध करे, जो मेरे आरक्षण का विरोध करे, जो मेरे आरक्षण में रोड़ा बने, वो कहाँ हो भाई, कहाँ हो? तो कैसा ही है। तो मेरा समाज झुआ भर वोट था, ये खूब पौआ पिलाते थे लोग, तो कहते हैं पौआ वाला है, बिकाऊँ और पियाऊँ है। लेकिन अब कहते हैं अरे यार ये तो निषाद पार्टी वाला है, ये तो जय निषाद राज वाला है, ये तो इनको हराने वाला है, इनको जिताने वाला है, ये इधर जाए उसी की सरकार बनाने वाला। तो अब इनको निषाद जी कह के पुकारते हैं। अब इनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा के लिए मैंने अभी मछुआ कल्याण कोष की, इनके बच्चों को, इनकी बेटी की शादी नहीं होती थी, इधर उधर जाते थे, 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दिया निषाद की शर्त, 3 लाख एक आए हो, इनके इलाज की व्यवस्था करा दी, इनके लिए रोजगार के लिए हम मत्स्य उत्पादन में दोगुना। तो ये चीज़ें तब हैं जब इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आज के दिन में हमारा समाज एक सही दिशा में चलना शुरू किया। अब राजनीतिक हो गया है, तो राजनीतिक सोच पैदा करना जरूरी था। कि सोच से गरीब था, सोच से क्योटा मल्लावा था, अब सोच से निषाद राज हो गया। अब उनको लगता है कि निषाद राज का किला है तो हम राजा थे, हमें राजा बनना चाहिए, और राजनीति राजा बनाती है। और राजनीति जो है राजा गरीब का कैसे राजा बनेगा, उसका नाम राजनीति। तो वोट से राजा बनता है। तो अगर वही वोट गलत जगह डालता तो बर्बाद था, अब सही जगह डाल रहा धीरे धीरे। अब तो आज निषादों की कीमत बढ़ गई है, सभी लोग जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, कोई उन्हें कहता हमारे यहाँ बड़ा पद देते हैं, कोई कहता मंत्री बना। आपकी मेहनत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मेरा तो केवल एक सोच था, मेरा एक मार्गदर्शक था। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों की सोच बदली, पंडित जी लोगों की सोच बदली, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक सोच बदली। आज राजनीति में है, राजनीति से राजा है वो है। कांसी राम आए, दलित भाइयों की सोच बदली है। माननीय मुलायम सिंह आए, यादव भाइयों की सोच बदली। नहीं तो क्या कहते थे 60 साल पहले बुद्धि होगी, लेकिन आज राजनीतिक रूप से तो 60 साल पहले बुद्धि है आज के दिन में। राजनीति में आज देखो, आज ही सूची निकली है। तो सबसे ज्यादा IAS में आज उनके लोग IAS में है ना, आज के दिन में सबसे अधिक सूची आप निकालिए तो सबसे ज़्यादा नाम उनका है, उनकी कम्युनिटीज़ का। इसके अलावा सोच बदली कि अब हमें खाली जो है, पहले उनके माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले, डंडा बंदूक चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले हैं। रक्षा मंत्री बन के माननीय मुलायम सिंह देश चलाने वाले हो गए। उनके माँ के कोख से पहले हरवा पैदा होते थे, अब हाकिम पैदा होते कलम चलाने। तो हमारे माँ के कोख से कोई मछली पालने वाला नहीं पैदा होगा, मजदूर नहीं पैदा होगा, मालिक पैदा हो। इसीलिए राजनीति ही बटन से ही होता। जब तक कांग्रेस का बटन दबाते थे लेदरमैन, तब तक क्या थे बेचारे, मजदूर पैदा होते थे, हरवा पैदा होते थे। लेकिन जैसे वो नीला हाथी बटन दबाना शुरू किया तो हाकिम पैदा होने लगे। जब तक ये दूसरे बटन दबाते थे तब तक देखो चरवाहा पैदा होता। जैसे साइकिल बटन दबाने लगे देख लीजिए। तो ये इनके खुद के इनके अपने विकास के लिए खुद झंडा, टोपी, नारा, विचारधारा, नेता, पार्टी आ गई है। अब हम लोग, पहले हम टिकट मांगते थे निषादों के लिए, आज हम टिकट देते हैं। अब हम सीट लेते हैं, उसमें अपने लोग कहते लड़ लो। सपा में थे माननीय विनोद बिंद, हमने देखो सपा टिकट नहीं दिया मैंने। देखो अब पीयूष रंजन निषाद थे, टिकट नहीं था, मैंने सीट लेके उनको दे दी। तो अब हमारे लोग मांगने वाले थे टिकट, अब कम से कम टिकट देने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह लायक होता समाज टिकट मांगने से अब देने लायक हो गया, अब हराने जिताने लायक हो। तो आप कह रहे हैं, और बड़े चुटीले अंदाज में आपने विपक्षियों पर भी निशाना तो साध दिया, लेकिन सवाल इसमें ये भी तो आता है कि आपको ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंट आप क्यों महसूस करते हैं कि सत्ता परिवर्तन 2027 में नहीं हो सकता है? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मेहनत करते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी भी तो आती है। मेहनत करते हैं। जैसे आप देखो, कोई खिलाड़ी 8 घंटे मेहनत करके कोई रिकॉर्ड बनाया हो, और कोई 12 घंटे मेहनत करे, तो निश्चित रूप से वो रिकॉर्ड तोड़ेगा ना। आप नहीं मानते तो मैं एंटी इनकम्बेंसी निश्चित हम यही झुआ भरोट तो पौआ पी के उधर चला जाता था एंटी कन्विंसिंग में। अभी पौआ पीने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी बना लिया। अब घर घर से जय निषाद राज का झंडा जैसे देखते हैं, कहते भैया पौआ भी पी लेगा, वोट नहीं देगा, पार्टी वाला है। उसके दरवाजे पे देखते जय निषाद राज, कहते नहीं। अब
दरवाजे पे लिखा है भाई मेरा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी करो। मझवार तो रहे, हम केवट मल्ला बिंद पिछड़े नहीं हैं, मझवार है। तब तक सपा वाले जाते हैं तो कहते हैं भैया क्या है बताओ भाई। कहना है भाई तुम तो आवाज़ उठाओ ना कि 9% पिछड़ी में से काटो। भाई राज्यपाल ने लिख दिया कि अब केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हैं। पहले तो था ना कि पिछड़ी। तो ये चीज़ें देखने के बाद लोग लगता है कि अब ये तो आरक्षण मांग रहा है, आरक्षण देने लायक बनेंगे तभी हमें वोट देगा। आरक्षण देने लायक मोदी योगी है इसलिए उनको वोट देगा। आरक्षण देने लायक जब वो जीतने ही लायक नहीं है सपा बसपा कांग्रेस, क्योंकि ये लोग सत्ता में थे तो सताते थे, सत्ता में थे तो सुरक्षा तो थी नहीं, सत्ता में थे तो सुख तो था नहीं। सुख किसे हुआ? सत्ता में आए 27%, संजय जी सत्ता में आए 27% में पिछड़े का मिल्कमैन का कब्जा होगा। सत्ता में आए तो 23% लेदरमैन का कब्जा हो गया। अदरमैन कहाँ चलेगा भाई? तो अदरमैन है। देखो कभी कभी होता क्या है कि जो आपने कहा ग्राफ है, तो कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल जाए तो बबूल आम थोड़ी पड़ता है। तो एक बार हो गया एंटी कन्विंसिंग, झूठ बोल के कह दिया कि भाई मोदी जी ने कह दिया आरक्षण के विरोधी हैं और उनका एडिट वीडियो चला दिया। ऐसा नहीं, अभी एंटी कन्विंसिंग कुछ नहीं है। आज के दिन में अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आपस में आपसी कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपस में कि भाई ये संसद जीत जाएगा तो हम आगे सांसद नहीं बन पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कुछ लोग निपटाने में लग गए, इसलिए वो 43 सीट हार गए। अच्छा, आपने ये बात कही तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? निश्चित रूप से सरकार, देखो भाई केंद्र में आप देखोगे ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं। भारत सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सरकार के और भीतर उत्तर प्रदेश में भी सर्वोत्तम प्रदेश है। आप देखिए कि हम दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गए। कहाँ थे हम लोग? लॉ एंड ऑर्डर क्या है आज के दिन में? सुरक्षा की व्यवस्था सर, राजनीति की बात कीजिए ना सर, अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? नहीं, निश्चित रूप से आज देखो हम लोग हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अब किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो कुछ अपने लोग होते हैं कि जो ऐसा जैसे नाव में छेदा करेंगे तो नाव तो डूबने नहीं देंगे, हम नाविक हैं तो हम तो चिल्ला बोलेंगे ना कि ये छेदा कर रहा नाव डूब जाएगी, भाई मैं नाविक हूँ, है हम तो नहीं डूबने देंगे, उठा फेंको इससे। तो कुछ ऐसे इस व्यवस्था रूपी नाव में तो कुछ सवार रहते भाजपा में कि जो भाजपा में रह के भाजपा को डुबाना चाहते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा हमें। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अभी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर जिस तरीके का एक यू टर्न दिखाया, यू टर्न मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट अलग आया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बटुआ का सम्मान भी किया जा रहा है एक डिप्टी सीएम की ओर से। एक डिप्टी सीएम ये भी कह देते हैं कि भाई इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये जब द्वंद्वाभास दिखाई देता है और दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, तो ये तो पार्टी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। अंदर की जो कला है वो बाहर आ रही है। ऐसा नहीं है, सबको अपने अपने विचार होते, अपने अपने एंगल से बयान देते हैं। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक पुरुष हैं, उनका सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी एक मजबूरी है, करना पड़ता है। वो जांच का विषय है, निश्चित रूप से जांच हो, उसमें जो दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जब राजनीति में आ जाता है तो राजनीतिक मंच पे तो एक विरोधाभास और एक असमंजस की स्थिति हो जाती है। लेकिन जब कोई आदमी राजनीतिक पदों पर हो तो उसको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, धर्म को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसको अपने लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन होता तो शायद 67 करोड़ लोग आए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बोलिए, तो आज के दिन में इस तरीके से करना पड़ता है। तो संत महात्माओं को बड़ी शांति, त्याग, समर्पण है। कोई संत महात्मा का जिद थोड़ी होता है, जिद एक ही होता है कि सोच बदलना, जिद एक ही होता है कि शांति आए, जिद एक ही हो कि लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला जाए। और उसके तरीके हैं कि धार्मिक रूप से सोचें, न कि उसके राजनीतिक रूप से उससे बयानबाजी हो। हमको लगता है कि सम्मान होना चाहिए, तो धर्मगुरु हैं, उनका सम्मान हर जगह। ठीक है, धर्मगुरु के सम्मान की बात कर रहे हैं, अभी आपने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला जो है वो हिट साबित हो रहा है और ये एक कड़ी चुनौती बन सकता है 2027 के लिए आपके लिए? नहीं, पीडीए तो एक धोखा है ना। अभी कल ही उनका
जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है। जिला अध्यक्ष मतलब जिला का ड्राइवर गाड़ी कहाँ ले जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना खाली एमओआई फैक्टर उसमें है। तो खाली पीडीए में एमओआई है और कहाँ गए भाई है, वही सब कुछ है एमओआई है। बाकी जातियाँ कहीं दलित, अगर आप दलितों की बात करते हैं तो उसमें 3 लोगों के नाम है भाई, और जातियाँ कहाँ गई। जब आप संगठन में जगह नहीं देंगे तो किस बात का पीडीए भाई आज के दिन में। और आज के दिन में पीडीए का नाम लेना और पीडीए पर काम करना दोनों में अंतर है। आखिर पीड़ा दे के, दुख दे के, अपमान करके नहीं है। हम जब आते हैं सत्ता में तो अंबेडकर के नाम पर बने स्मारक, अंबेडकर के जो दिए हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन है, किस तरीके से दलितों पर उतर। लेकिन जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो सब कुछ दिखाई देते हैं। आज के दिन में देखिए, अंबेडकर एक बहुत बड़े थॉटर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े जो है वो एक विचारक थे। उन्होंने एक विचार दिया है। पहले था कि धार्मिक आधार पर जो नीचे लोग थे, कि नीचे लोग कोई सेवा करेगा, कोई सफाई करेगा, हाँ, कोई आराम से पढ़ाई करेगा, कोई सुरक्षा करेगा, कोई व्यापार करेगा, हाँ, ये था व्यवस्था। लेकिन ये था कि कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, सबके कर्मों के आधार पर था। ये था कि पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ऐसा हो गया, लोगों के दिमाग में डाल दिया है धार्मिक आधार पर ये व्यवस्था है। तो धर्म के हिसाब से लोग चलते थे। लेकिन लोग जब बुद्ध आए कि नहीं जानो छानो तब मानो, जो वैज्ञानिक विधि है उसे विज्ञान पर चलो। आज सभी लोग विज्ञान पर मान्यता देते हैं, हाँ। लेकिन अंबेडकर आए और संवैधानिक व्यवस्था दिया कि बड़े लोग कमाएंगे, और बड़े लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, और सरकार के पैसे पर निचले पावदान के लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे को ठीक से पढ़ाएंगे। लेकिन आज के दिन में आया कि लेदरमैन की सरकार आई तो 66 समूह में खाली लेदरमैन खा गए, बाकी का हिस्सा खा गए। जब मिल्कमैन की सरकार आई तो सबका हिस्सा खा गए, खाली मिल्कमैन के आगे, बाकी कहाँ गए भाई अदरमैन। तो संविधान ने तो व्यवस्था दी थी कि सभी लोग कमाएंगे, सभी लोग। भाई देश में जितने जो लड़े हैं वही उजड़े हैं, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं वही उजड़े हैं, वो भूमिहीन है, रोड पर हैं, पाइपलाइन में हैं, वो असली राष्ट्रवादी हैं। तो संविधान में व्यवस्था दी। यही मैं कह रहा था कि ये जातियां लड़ाई लड़ी हैं तो संविधान बना। संविधान के व्यवस्था के मुताबिक जो पैसा आएगा उससे इन बच्चों को, जो उजड़े लोग हैं, इनके बेटे को पढ़ाया जाएगा। तो ये तो दोनों बेईमान साबित हो गए। हाथी भी बेईमान साबित हो गई, साइकिल भी बेईमान साबित हो गई। मैंने कहा था, फिर भी अखिलेश यादव तो पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो तो अब एक नया नारा दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जब जाएगी भाजपा तब हटेगी महंगाई, और महंगाई के मुद्दे को लेकर के कई सरकारें बदली हैं। सत्ता में थे तो महंगाई खत्म हो गई थी या घट गई थी? तो सर आज के वक्त की बात कर लीजिए ना, एलपीजी जब गैस के दाम बढ़ गए हैं। नहीं, सत्ता में थे तो महंगाई घटी थी या गरीबी घटी थी? हमारे समय तो गरीबी घटी है। उनके समय क्या लाइन ऑर्डर? अभी हाल फिलहाल में एलपीजी गैस के दाम बढ़े हैं, हम कह ऑयल प्राइसेस में लगातार हाइक हो रहा है। महंगाई जो होती है एक देश को चलाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से है। यहाँ तो प्याज के आधार पर लोग सरकार बदल देते हैं चिल्ला के, आलू के आधार पर बदल देते हैं। यहाँ तो भाई जब शिक्षा नहीं रहेगी तो जिसको चाहिए वो पढ़ा दीजिए। हम कह रहे हैं हाल के दिन में कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो क्या निषादों के हितों की बात की? दिल्ली 18% आबादी हम है, देश को आज़ाद कराने वाले हैं। बिशम्बर जी जब आवाज़ उठाते दिल्ली में तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। और जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं तो कब आवाज़ उठाएंगे भाई? आज के दिन में 26 दिसंबर 2016 को एक शासनादेश होता कि ये जातियाँ, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियाँ, जो जातियाँ अनुसूचित में थी उसको ओबीसी में क्यों डाल दिया? 5 दिन बाद जब आंदोलन हुआ तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया भैया नहीं, ये नई सूची जारी करो, ये गलती से पड़ा, संशोधन करो, इनको निकाल दो। तो हमारा नाम तो पिछड़ी से निकाल दिया राज्यपाल ने। तो मेरा 9% पिछड़ी से हटना चाहिए और अनुसूचित में जोड़ना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्था है। तो आज के दिन में जब तक सपा और बसपा के लोग, जिनको 18% वोट चाहिए निषादों का, उनके आरक्षण के मुद्दे पर उनको खड़ा होकर रोड पर आना पड़ेगा और उनको दिलाना पड़ेगा। सत्ता में जो रह चुके हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सभी जाति का हिस्सा कहाँ गया? हिस्सा चाहिए। जब मैं सदन में बोलता हूँ तो दर्द तो समाजवादी पार्टी को होती। मैं कहता हूँ कि 1 रुपया दियो निषाद को बताओ तो चुप रहते हैं। हमने कहा और निषाद की नौकरी कहाँ गई बताओ, राजभर की नौकरी कहाँ गई बताओ, तब वो हंगामा करने लगते हैं, आवाज़ दो। तो जब आप यहाँ सदन में नहीं बोलने दोगे हमें
तो उस गांव में आपको कौन बोलने देगा। अच्छा, अब एक नाम मैं लेना चाहूंगी और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये चर्चाएं खूब रही कि गोल्डन साहनी के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं? देखिए, हमारी ससुराल है, जिस ससुराल में वहाँ रहने वाला है, अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो बताइए। घटनाएं होती, दुर्घटना होती है, गोरखपुर में 2 लोगों की पीड़ित उन्हीं की परिवार गाड़ी से मौत हुई थी। उस दिन 8 एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन 8 एक्सीडेंट हुआ है। हम पीड़ित परिवार के पक्ष में हम लोग हैं। हाँ। जो भी घटना हुई है उस पर हम लोग मतलब हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि हम छोटी जाति के नेता हैं और ठीक है, छोटी तो जाति कार्रवाई के होगी तो नेता आप का कबूल छोटी करेंगे? जाति के नेता के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा हाँ। तो मंत्री के ससुराल का आदमी जोड़ा जाएगा। मेरे पार्टी कार्यकर्ता, क्या एक्सीडेंट नहीं होते हैं क्या देश में? होते हैं ना। घटनाएं, दोषी होगा उसमें सजा होगी, लेकिन मंत्री जी का उसमें क्या दोष है भैया? वो दिन तो मुख्यमंत्री से मिले हुए हैं, वो कहीं फोटो चल रहा भाई। वो दिन जो है एक विधायक जी के मिले हमारे यहाँ, उनके साथ उनका फोटो क्यों नहीं चलाया जा रहा? हमारे पार्टी कार्यकर्ता है और रहेगा भी। हमारा चरित्र प्रमाण पत्र देकर नहीं किया जाता है। अगर वो अपराधी की प्रवृत्ति का रहा हो, अगर कोर्ट में कोई मुकदमे अपराध के चल रहे हो, किसी प्रकार का हत्या, डकैती, चोरी में उसका नाम हो, तब कहा जाए। लेकिन यह है कि वो घटना हुई गलत है और इस तरीके से अब गाड़ी चलाकर मतलब जो भी हुआ है वो हम लोग उससे मर्माहत हैं सब लोग, लेकिन इस तरीके का नाम घिसटना ये गलत है। ठीक है, अब क्योंकि समय का अभाव है, एक जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी की ओर से एक और तंज कसा गया एक पोस्टर के जरिए। बिहार में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली, राज्यसभा के रुख करने की बात सीएम नीतीश कुमार की ओर से कह दी गई, और उसके बाद जैसे ही ये फैसला आया, अपोजिशन ने इसका विरोध किया, आरजेडी की ओर से भी ये कहा गया कि देखिए ये तो वही बात हो गई कि कलेक्टर को कभी आपने किसी निचले स्तर का कोई फॉर्म भरते हुए देखा है क्या? और तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस राजनीति पर आप कुछ राज्य कहना और चाहेंगे? केंद्र में बड़ा कौन है? राज्य बड़ा कि केंद्र बड़ा है? जो आपने नहीं, तो कहा इस पर तो समाजवादी पार्टी और मैं आरजेडी कह रहा हूँ दोनों भाई, कह रही आज है के ना कि ये दिन तो में धोखा हुआ जनता के मैं साथ। कह रहा हूँ कि हाँ। राज्य बड़ा है कि केंद्र बड़ा है। हाँ। और देश किससे चलता है? केंद्र से। राज्य चूंकि भाषा के आधार पर अलग है, तो पैसे कहाँ से जाते हैं? केंद्र से जाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों अगर एक साथ है तो विकास आती है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य एक साथ है, देखिए कैसे विकास हो रहा है। तो अगर नीतीश जी अध्यक्ष हैं, वो निर्णय लें, उनका निर्णय, उनकी पार्टी का निर्णय है, उसमें समाजवादी पार्टी का क्या मन? अपने छोड़ के उत्तर प्रदेश में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, हैं, कन्नौज से और क्या नाम है आजमगढ़ से, तो अपने लड़े थे, आखिर यहाँ आ गए, आखिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर यहाँ आ गए। कहते हैं ना पीडीए के नाम पर अगर है। लेकिन ये आरोप लग रहा है ना कि बीजेपी के साथ अगर कोई भी पार्टी एनडीए के दल में शामिल हो जाता है तो धीरे धीरे पार्टी उसे साइड कर देती है और अपना वर्चस्व, अपना कद बढ़ा देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निशाना आपकी ओर था? अरे कांग्रेस ने कितनी पार्टी को बढ़ाया है। हाँ। और समाजवादी पार्टी ने किस अपने साथी को आगे बढ़ाया? चाहे राजभर भाई गए थे या हम गए थे, तो ये निशाना अपने आप पे नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ कि कितना बढ़ाया है। हाँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये छोटे दलों को खत्म कर देती, धीरे धीरे खत्म कर देती। हम लोग एक दल हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और वो समस्या पैदा किया कांग्रेस ने, पैदा कौन किया? सपा ने, पैदा कौन किया? बसपा ने। ये हमारे समाज की समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, संविधान में हक छीनने वाले लोग हैं। तो हक दिलाने के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं। तो अगर सपा हक दे दी होती, बसपा हक दे दी होती, तो भाजपा को हमें साथ आने की क्या जरूरत? भाजपा हक देने के लिए काम कर रही है, पहल कर रही है। पहली बार है कि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा आरजीआई को कि भाई बताया जाए कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। कागज दिया मंत्री जी ने, तो आरजीआई ने लिखा पिछले साल कि नहीं, हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल 1961 में गिनती केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। तो अभी प्रमाणिक दस्तावेज मेरे मिल गए ना कि हम मझवार हैं, अनुसूचित जाति के, संविधान में हमारी गिनती अनुसूचित में हुई है। हम उसके आधार पर हमारे लोग अब आंदोलन करने जा रहे हैं कि भाई सरकार की हमारी गिनती अनुसूचित में कराई जाए, चूँकि पहली बार गिनती होगी। तो पिछली सरकारें तो हमारी प्रमाणिक दस्तावेज गायब करती थी, कम से कम योगी जैसे हैं पहली बार लिख रहे हैं। तो ये तो दोनों में अंतर है ना। हमारी सरकार पहल कर रही है और ये लोग उसको जो है पहल होने से दूर करते हैं। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि संजय निषाद जी अभी अपना इरादा बिल्कुल बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और संजय निषाद जी अपनी पूरी पार्टी के साथ में 18% वोट प्रतिशत के साथ में एनडीए के साथ अभी बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। और 2027 के लिहाज से उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिए कि अभी भी सत्ता परिवर्तन उन्हें दिखाई नहीं देता है, वापसी होगी। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा रहने के लिए। थैंक यू।